नमस्कार, दीप जीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हम इकोनॉमी की पहली क्लास लेकर आए हैं। जो ISPCS का जब हम बैच चला रहे हैं, समीक्षा अधिकारी का बैच चला रहे हैं, इसमें हम इकोनॉमी की पहली क्लास लेकर आए हैं। और हमारे पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका ये होगा कि हम किसी भी विषय के बारे में पहले उसकी स्टोरी जानेंगे, ठीक, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड फैक्ट जानेंगे और फिर इन सभी को मिलाकर हम ट्रिक बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे। जो आपको मेंस में करना होगा, एसए में करना होगा, वो आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक। ये है हमारे पढ़ने और पढ़ाने का तरीका, ठीक है। अब आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होता है। चलिए, हम अर्थव्यवस्था को यदि आपको जानना हो, समझना हो, तो आप अर्थव्यवस्था को आप अपने निजी जीवन या परिवार से, समाज से अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था एकदम आसान लगेगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है, अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है कि संसाधनों का मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। आप अपने घर में देख लेंगे, एक किचन में आपकी माता किस प्रकार से वस्तुओं का व्यवस्थित करती हैं, किस प्रकार से संसाधनों को व्यवस्थित करती हैं, मैनेज करती हैं, और जो भोजन के रूप में उत्पादित करती हैं सबको अलग अलग तरीके से उच्चतम रूप से आवंटित करती हैं। यही तो एक अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था है। हम इस प्रकार से जोड़कर देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि आप अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। और एग्जाम में अगर आप इसके तकनीकी शब्दों को थोड़ा सा आप हल्का सा एक झलक देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आप उसको रिलेट करके किसी भी समस्या का समाधान या फिर किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि आप अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को आज हम डिस्कस करेंगे, तो आज हम देखते हैं जैसे कि कोई देश है, मान लीजिए देश में बहुत से लोग हैं, ठीक है, देश में बहुत से लोग हैं, देश में संसाधन भी है अलग अलग स्तर पे। अब उस संसाधन का प्रयोग वहां के देश को लोग करते हैं। अब देखिए समस्या है क्या यहां पे। अगर मान लीजिए ये देश है, तो इस देश में संसाधन है, संसाधन जो एक सीमित है, लिमिटेड है, ठीक। और यहां के जो लोग हैं उस संसाधन का जो उपभोग करने वाले, वो उनकी इच्छाएं असीमित है। भाई किसी की क्षमता 4 रोटी खाने की, किसी की क्षमता 2 रोटी खाने के लिए, तो ये इच्छाएं भी तो हैं। तो अब देखिए जो संसाधन है उसको लोगों को इच्छाएं की पूर्ति के लिए जो मैनेज करेगा उसको ही कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। अब आपको समझ में आ गया कि संसाधनों को का व्यवस्थित करना है, संसाधनों को मैनेज करना है लोगों को इच्छाएं की पूर्ति के लिए। अब देखिए ये चीज तो समस्या हम देश की समझ गए। अब इसमें हम आपको देखेंगे, इसमें टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, देखेंगे ध्यान से, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया में हम देखिए एक है इकोनॉमिक्स और एक है इकोनॉमी। देखेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। ध्यान देंगे आप लोग, जब किसी संसाधन को लोगों के पास आवंटित करने के लिए जब हम किसी प्रकार का सैद्धांतिक रूप या फिर किसी प्रकार की नीति बनाते हैं, या फिर कोई सैद्धांतिक रूप होता है, कोई परिभाषा होती है, तो उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। शास्त्र इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, यानी कि शास्त्र वो लिखित रूप, वो सिद्धांत जिसके माध्यम से जनता के कल्याण के लिए उचित आवंटनों का नियम बताया गया हो, वो इकोनॉमिक्स आ जाता है। अब देखिए मान लीजिए इसको हम किसी भी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम किसी भी सैद्धांतिक अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक। लेकिन जब हम
उसका व्यवहारिक रूप अध्ययन करते हैं, व्यवहारिक रूप, ठीक है, तो उसको हम इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था। अब इसका हम आपको एक एग्जाम्पल जो बनाकर आपको बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए आज के समय में मान लीजिए गरीबी उन्मूलन जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें आपको मान लीजिए 5 केजी गेहूं या चावल जो भी है आपको बांटा जा रहा है। अब देखिए ये 5 केजी चावल या फिर 5 केजी गेहूं बांटने के लिए जो सिद्धांत बनाया गया वो आएगा इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र में आएगा। लेकिन इस 5 केजी को बांटा गया तो लोगों के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो उसका प्रभाव क्या हुआ, वहां के लोगों पे कैसा प्रभाव रहा, क्या उनमें सुधार आया, उनकी उन्नति हुआ, क्या हम गरीबी की समाप्त कर पा रहे हैं, क्या उनको हम व्यवस्था कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। अब आपको समझ में आया कि जब हम सिद्धांत की बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स होता है, और जब हम उसका व्यवहारिक अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसे अर्थशास्त्र के जनक तो कौटिल्य माने जाते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक तो कौटिल्य माने जाते हैं, लेकिन एडम स्मिथ 1776 में जो एडम स्मिथ हैं, जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक। देखिए अब आपको समझ में आ गया, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो द वेल्थ ऑफ नेशन है ये बुक कौन लिखा, तो एडम स्मिथ ने लिखा है। एडम स्मिथ 1776 में लिखा था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी सेवा या वस्तु से संबंधित उत्पादन और उसका उचित आवंटन का सैद्धांतिक रूप, अर्थशास्त्र में किसी भी सेवा वस्तु के उत्पादन वितरण से संबंधित सैद्धांतिक रूप को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए अब आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए अर्थव्यवस्था इसको आप समझेंगे, अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था होता है धन, व्यवस्था यानी कि मैनेजमेंट, ठीक है। आप इसको ध्यान देंगे कि जो धन है इसको मनी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये एक संसाधन है धन, इसको देखिए इस प्रकार से आवंटित किया जाएगा, यानी कि बांटा जाएगा, आवंटित किया जाएगा, किसको, नागरिकों को, जिसका मकसद क्या होगा, जन कल्याण, ठीक है। अब लेकिन आवंटित किया जाएगा, बांटा जाएगा, जिसका मकसद होगा जन कल्याण, तो ये भी तो बताया जाएगा कि भाई कहां बांटा जाएगा, किसको बांटा जाएगा, किसके लिए वो संसाधन है, कौन प्रयोग करेगा, तो हम भाई बताएंगे कि नहीं, भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, आजमगढ़ के लोग, तो इस प्रकार से हम क्षेत्र की बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जब किसी निश्चित क्षेत्र में किसी भी संसाधन के आवंटन का और उसका मकसद जन कल्याण की भावना हो तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था जो है अधूरा शब्द है, इसको अगर पूर्ण करना हो तो यदि आप किसी भी बुक की शॉप पे जाएंगे तो आप कहेंगे यदि हमें अर्थव्यवस्था की बुक मांगिए, तो वो इकोनॉमी की आपको बुक नहीं देगा, वो आपसे पूछेगा कि कौन सी इकोनॉमी चाहिए, इंडियन इकोनॉमी चाहिए, चाइनीज इकोनॉमी चाहिए, अमेरिकन इकोनॉमी चाहिए, तो वो आपसे हमेशा किसी देश की इकोनॉमी की बात करेगा। तो अर्थव्यवस्था हमेशा अपूर्ण वर्ण है, जब भी इसको अगर पूर्ण बनाना हो तो आगे उपसर्ग लगाना पड़ेगा, और उपसर्ग में या तो किसी देश का नाम होगा या फिर किसी संस्था का नाम होगा, क्योंकि हमेशा जो है अर्थव्यवस्था एक इंडिकेटर होता है, और ये किसी भी जिसके बारे में बात करते हैं उसके बारे में ये इंडिकेट करता है। आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में और इकोनॉमी के बारे में आप अंतर समझ लिए, ठीक। अब हम आगे चलते हैं इसके कारण क्या है। देखिए अगर आपको किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप जानना है, समझना है कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, मान लीजिए यदि आपको अमेरिका की अर्थव्यवस्था जानना है,
अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था जानना है तो आप उसके बैंक के बारे में जानेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे यानी कि मौद्रिक नीति, ठीक है, वहां की योजनाओं के बारे में जानेंगे, वहां के संसाधन के बारे में जानेंगे। तो जब आप इस प्रकार से एनालिसिस करेंगे तब किसी देश की अर्थव्यवस्था को आप समझ पाते हैं। आप यहां तक समझ पा रहे हैं। अब हम आगे आते हैं कि जो देश होता है उसमें किसी प्रकार से विकास या विकसित या फिर किस प्रकार से उसका विकास होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी देश विकसित तब होता है या विकास तब होता है, जब उसका ग्रोथ तब होता है जब वो किसी न किसी चीज का उत्पादन करे। उत्पादन देखिए दो चीजों का होता है, उत्पादन दो चीजों का होता है, या तो वो वस्तु होगी या तो वो सेवा होगा। ठीक, अब आप ध्यान देंगे, वस्तु होगी या सेवा होगा, जिसको कहते हैं गुड, और सेवा को कहते हैं हम लोग सर्विस। ठीक, आप देखेंगे अब इन वस्तु या सेवा को उत्पादन करने के लिए चार प्रमुख कारकों की आवश्यकता होगी। चार प्रमुख कारकों की आवश्यकता होगी। वो चार प्रमुख कारक क्या हैं? चार प्रमुख कारक। पहला कारक क्या है? पहला कारक है पूंजी, कैपिटल। दूसरा प्रमुख कारक होता है भूमि, जिसको कहते हैं लैंड। तीसरा प्रमुख कारक होता है श्रम, जिसको कहते हैं लेबर। चौथा प्रमुख कारक होता है उद्यमशीलता, जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब हम इन चार प्रमुख कारकों को डीप से पढ़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि कैपिटल का प्रतिफल क्या होगा, भूमि का प्रतिफल क्या होगा। ये आपका वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या 2-2 नंबर के। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि भाई इनका क्या रोल होता है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी जीडीपी में इनका किस प्रकार से योगदान होता है। इस तरीके से हम इसको आज पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए हम पहला देखते हैं कि हमारा जो पहला कारक था वो पहला कारक था पूंजी। पूंजी, तो आपने देखा होगा कि पूंजी दो तरीके से होता है। देखिए, अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है। ठीक, बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है, तो बिस्किट की फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? धन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, मुझे धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो धन की आवश्यकता पड़ी। दूसरी किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? दूसरी आवश्यकता पड़ेगी तकनीक की। ध्यान देंगे इस चीज को। अगर मान लीजिए मुझे बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है, तो मैं ये पहले डिसाइड करूंगा कि भाई मेरे पास पूंजी है कि नहीं है। तो पूंजी में सिर्फ धन नहीं आता, पूंजी में तकनीक भी आता है। क्योंकि यदि मेरे पास धन आ गया और मुझे ये नहीं पता होगा कि किस तकनीकी का या फिर किस प्रकार से प्रयोग करके, किस मशीनरी का प्रयोग करके, किस विधि का प्रयोग करके मैं बिस्किट बनाऊंगा, तो मैं वो नहीं बना पाऊंगा अगर मेरे पास वो चीजें नहीं रहेंगी। तो पूंजी में दो चीज आता है, पहला आता है धन आता है, दूसरा आता है तकनीक आता है। और देखिए धन को अगर आप लेंगे तो धन किससे लेंगे आप? तो धन यदि आप लेंगे तो किसी साहूकार या फिर किसी बैंक से लेंगे, किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। मान लीजिए मुझे बिस्किट की फैक्ट्री खोलनी है, तो बिस्किट की फैक्ट्री के लिए मुझे धन की आवश्यकता होगी, और ये धन मैं किससे लिया? बैंक से लिया। और तो बैंक कहा भैया जी मैं आपको पैसा फ्री में नहीं दूंगा, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, तो बदले में मुझे क्या चाहिए? बदले में चाहिए मुझे ब्याज। ठीक है, बदले में मुझे चाहिए ब्याज। ठीक, मुझे ब्याज मिल गया। और फिर उसके बाद तकनीकी का भी ब्याज मिलता है।
अब आपको समझ में आ गया कि जो पहला कारक प्रमुख होता है पूंजी होता है, और पूंजी का जो प्रतिफल होता है पूंजी का जो प्रतिफल होता है ब्याज होता है, ठीक है। दूसरा प्रमुख कारक है भूमि, ठीक है। अब देखिए भूमि में दो चीज आता है, एक आता है आपका लैंड जो भूमि होता है, दूसरा आपका आता है मशीन, ठीक। अब आप ध्यान देंगे कि मेरे मन में आया कि मैं किसी बिस्किट की फैक्ट्री लगाऊंगा, और बिस्किट की जब फैक्ट्री मैंने लगाने की सोचा तो मैंने पूंजी का व्यवस्था किया, पूंजी में धन की व्यवस्था किया, धन मैंने मुझे बैंक से मिल गया, तकनीक की व्यवस्था किया, जो किसी प्रकार से तकनीक या तो मैंने विकसित किया या फिर किसी अन्य से मैंने खरीदा या फिर उसको शेयर के रूप में उसको अपना हिस्सा बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैं उस फैक्ट्री को या कंपनी को आकाश में तो लगाऊंगा नहीं, उसको लगाने के लिए मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी, भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो भूमि के लिए अगर मान लीजिए मैं किसी अपने मित्र के पास गया और मैंने कहा कि भैया जी मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, मुझे भूमि की आवश्यकता है, मुझे आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक भैया आप भूमि ले लीजिए। फिर मैंने भूमि उनसे ले लिया और फिर जाकर मैंने मशीन वाले से कहा भैया जी मुझे मशीन चाहिए। तो इन दोनों ने मुझे सामान तो दे दिया, लेकिन कहा कि भैया बदले में हमें क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा, तो फिर मैंने कहा आप बताइए। तो उन्होंने कहा हमें बदले में चाहिए किराया, ठीक है। तो जो भूमि का प्रतिफल होता है और जो रिजल्ट होता है उसका हमेशा किराया होता है, मशीन का हमेशा किराया होता है। तीसरा जो होता है श्रम। आप ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास पूंजी आ गई, भूमि आ गई, मैंने फैक्ट्री लगा दिया, लेकिन फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर की तो आवश्यकता होगी, किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए, बनाने के लिए मजदूर की तो आवश्यकता होगी। तो मजदूर को मैंने बात किया कि भैया मजदूर जी आपको क्या चाहिए, भैया आप बताइए, आप हमारे यहाँ काम करिए। तो उन्होंने कहा मजदूरी चाहिए। तो हमेशा जो तीसरा प्रमुख कारक श्रम होता है उसका प्रतिफल मजदूरी होता है। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम चौथा प्रमुख कारक हम देखते हैं इसमें। चौथा प्रमुख कारक हम देखते हैं उद्यमशीलता। उद्यमशीलता यानी कि रिस्क लेने की क्षमता। रिस्क लेने की क्षमता। अब आप देखेंगे कि अगर मैंने कोई रोजगार लगा दिया, कोई कंपनी लगा दी, भूमि ला दिया, श्रम की भी व्यवस्था कर दिया मैंने, तो आप ये देखेंगे कि यदि मेरे पास ये क्षमता नहीं रहेगी कि मैं इन सभी का प्रयोग करके किसी प्रकार का उत्पादन करूं, किसी सेवा या वस्तु का उत्पादन करूं, तो मेरे अंदर अगर ये क्षमता नहीं रहेगा, तो मेरे पास यदि वो तीन प्रमुख कारक रहेंगे, उसके बाद भी मैं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर भय रहेगा कि मैं कैसे एक अपनी सारी संपत्ति को लगाकर, तकनीक को लगाकर, समय को लगाकर किसी चीज का उत्पादन करूं। तो इसके लिए जब मैं, अगर मान लीजिए मैंने बिस्किट की फैक्ट्री लगा दिया, मजदूर काम करने लगे, उसके बाद जब मैं कंपनी चल गई, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा फायदा, जिसको लाभ कहते हैं, ठीक है। तो उद्यमशीलता का हमेशा जो प्रतिफल होता है वो लाभ होता है। अब इसमें हम और आप ये डिस्कस करेंगे इसको कि इसका क्या क्या भारत में क्या योजनाएं चल रही है और क्या स्वरूप इसका है। चलिए अब देखेंगे पूंजी। अगर हम पूंजी पे डिस्कस करें, पूंजी पे, तो क्या भारत में पूंजी पर्याप्त है कि नहीं, देखेंगे। अगर हम इस पे बात करेंगे कि क्या भारत में पूंजी है, तो देखिए धन की तो अभी कमी नहीं है, भारत में धन पर्याप्त रूप से है, लेकिन भारत में जिस चीज की कमी है वो है टेक्नोलॉजी की, तकनीक की। तो इसीलिए देखिए हम इस पूंजी की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार इस समय विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है कि आप भारत में आइए, यहाँ पे निवेश करिए, कंपनियों को बैठाइए, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस समस्या से निदान पाने के लिए हम जो योजना चला रहे हैं वो योजना चला रहे हैं मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत हम
लोगों को, यानी कि फिर भारत सरकार लोन प्रोवाइड करती है कि जो धन की समस्या हो उसे समाप्त हो जाए। स्टार्टअप एक है, स्टार्टअप के माध्यम से एक योजना है, उसके माध्यम से भी जो भारत सरकार है युवाओं को कंपनी या फैक्ट्री या फिर निवेश करने के लिए उत्प्रेरित करती है कि आप किस प्रकार से पूंजी को बढ़ाकर निवेश कर सकते हैं। चाहे ये जो प्रथम कारक है। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि अगर आज के समय में, अभी ये वर्तमान में आप किसी भी देश से जब हमारा किसी प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार का निवेश भारत में आ रहा है, तो हमारी प्राथमिकता पहले ये हो रही है कि हम पूंजी को बढ़ाएं। पूंजी को किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं? पूंजी को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बढ़ा रहे हैं हम कि हमें हमारे देश में इतने का निवेश आएगा तो इतना हमको नुकसान होगा, इतना हमको फायदा होगा। हम इस प्रकार से भी बात कर रहे हैं इसमें कि हमें टेक्नोलॉजी दिया जाए, तकनीक दिया जाए। इसलिए आप देखेंगे कि राफेल जब हम परचेस कर रहे हैं तो राफेल के साथ साथ हम ये भी परचेस कर रहे हैं कि हमें जो उसका टेक्नोलॉजी है कि किस तकनीक के माध्यम से राफेल को बनाया गया है, हमें वो चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम तकनीक का भी सहारा ले, तकनीक को परचेस कर रहे हैं, तकनीक को ले रहे हैं क्योंकि पूंजी को बढ़ाने के लिए। अब अगर हम भूमि की बात करेंगे, जो हमारा है कि भारत में भूमि की क्या स्थिति है, तो भारत में भूमि पर्याप्त है और प्राकृतिक रूप से संपन्न है भूमि यहाँ की। लेकिन इसके साथ ही हम सरकारी योजना किस प्रकार से चला रहे हैं, जो हमारा द्वितीय प्रमुख कारक भूमि है उसको बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि हम योजना चलाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल एरिया। आप समाचार पत्रों में देखते होंगे, न्यूज चैनलों में देखते होंगे कि आप ये शब्द का प्रयोग सुनते होंगे आप, किस इंडस्ट्रियल एरिया, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका मतलब यही होता है कि हम भूमि को भी इस प्रकार से कारक के रूप में बढ़ा रहे हैं कि हमें रोजगार या फिर फैक्ट्री और कंपनी के लिए इसकी जो समस्या है उससे हम निजात पा सके। तो भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है और इंडस्ट्रियल एरिया, इस प्रकार से हम प्लानिंग करके डिवाइड करते हैं और भूमि वाला जो दूसरा प्रमुख कारक है उस समस्या से हम निदान पाते हैं। अगर हम तीसरी बात करें जो लेबर की भारत में श्रम की क्या व्यवस्था है और क्या इनकी स्थिति है, तो अगर भारत में अब श्रम की बात करेंगे हम, तो भारत में जो श्रम है तो श्रम पर्याप्त है भारत में, यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भारत में है कि यहाँ की जो श्रम है, जहाँ की जो लेबर है स्किल्ड नहीं है। यहाँ पे कौशल युक्त लेबर या फिर श्रम ज्यादा नहीं है, 50% पे है। और जो थोड़ा सा कौशल युक्त हो जा रहे हैं वो फिर ज्यादा पैसे के लालच में या फिर ज्यादा लाभ के लालच में दूसरे देश चले जा रहे हैं अपनी सेवा देने के लिए। तो इस समस्या से निदान पाने के लिए हम कौशल भारत के नाम से, कौशल भारत या फिर स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को अलग अलग कौशल सिखाया जाएगा, जिससे वो भारत की जो तीसरी प्रमुख कारक है उत्पादन में, वो उसमें अपना, यहाँ के जो श्रमिक हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। चलिए, ये चीज तो हम तीसरी समझ गए कि इसके लिए भारत की क्या स्थिति। चौथा जो है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता जो चौथा है, रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता। देखिए, इसमें होता क्या है कि आज के समय में भारत की सबसे खराब जो परिस्थिति है वो इसी की है, बिल्कुल अभाव है, उद्यमशीलता का बिल्कुल भी अभाव है। देखिए, यहाँ पे एकेडमिक लाइफ, जब कोई भी विद्यार्थी अपनी कॉलेज की लाइफ को जब वो पूरा करता है, तो यदि वो ये कहेगा कि मैं व्यापार करूँगा या फिर किसी भी प्रकार के रोजगार या कंपनी की स्थापना करूँगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, तो उसको एक अलग मानसिकता से लोग देखते हैं, क्योंकि भारत की जो रूढ़िवादी विचारधारा है, यहाँ पे मालिक न बनकर नौकर बनना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, जो पूरे भारत में सिर्फ 3% सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, उसके पीछे पागल है। सिर्फ उसको नौकर बनने की ही होड़ लगी है कि वो नौकर बनेगा। क्योंकि अगर देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए
तो कहीं न कहीं रोजगार बढ़ेगा और लोगों को जो रोजगार से जो समस्याएं हैं उससे वो निजात पा जाएंगे। तो उद्यमशीलता का यहाँ पे बहुत बड़ा अभाव है। लोग यहाँ पे रिस्क लेने की क्षमता नहीं रखते हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए, इस समस्या को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, मुद्रा जैसी योजनाओं को लॉन्च कर उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, अब यहां तक हम इस बात को समझ में आ गया। अब हम इस चीज को समझेंगे दो शब्दावली हम और समझेंगे। पहला शब्दावली समझेंगे मानव पूंजी। मानव पूंजी ये हमारे जो तीसरा प्रमुख कारक है, श्रम में ही आएगा मानव पूंजी। लेकिन हम मानव से मानव पूंजी बनते कैसे हैं, इस पे हम जरा चर्चा करेंगे। मान लीजिए कोई मानव है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि आप मानव है कि मानव पूंजी है। अगर आप उसको मानव पूंजी बनाना चाहते हैं या फिर वो अगर अपने आप को मानव पूंजी मानता है, तो देखिए कैसे। अगर किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दे दी जाए, अच्छा उसका स्वास्थ्य हो और अच्छा उसका कौशल हो, तो वो मानव से मानव पूंजी है। और इसका जो है, जो तीसरा प्रमुख कारक है श्रम, उसमें वो अपना योगदान देता है और उसका भारत की जीडीपी में या फिर उस देश की जीडीपी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके देश के विकास और वृद्धि में उसका योगदान होता है। जैसे कि अगर आपको उदाहरण से समझना हो, तो मैं एक मानव हूं, मैं एक शिक्षित हूं, उसके अलावा मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है और मेरे अंदर कौशल है, तभी तो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं। उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो मैं मानव नहीं बल्कि मानव के साथ मानव पूंजी भी हूं। ठीक है, देश मुझे अपनी संपत्ति मान सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड है जो है सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी, इसको आप देखेंगे कि इसको आप उदाहरण से मैं पहले आपको समझाता हूं कि किसी भी गांव में जब आप रहे होंगे, तो वहां पे जब कोई नया झोपड़ी बनता है, तो अगल बगल पड़ोस और गांव के लोग, सभी लोग इकट्ठा होकर एक साथ उस झोपड़ी को उठाते हैं और उसको उसके दीवार पर रख देते हैं सभी लोग। तो ये किसका प्रमाण है? बंधुत्व का, भाईचारा का, शांति व्यवस्था का। तो सामाजिक पूंजी का मतलब क्या है कि वहां की जनता का वहां के देश के वृद्धि विकास में कितना योगदान है। भारत में इसकी स्थिति ये है कि आज के समय में लोग जो है धार्मिक कट्टरता और जातिगत कट्टरता का इस प्रकार से गिरफ्त में आ चुके हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में की वृद्धि विकास में वो बाधा बन रहे हैं। वो कहीं न कहीं रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण इस प्रकार से ग्रसित हैं कि वो बंधुत्व खत्म हो चुका है और लगभग एक दूसरे का सहयोग करने से वो बचते हैं। तो इस प्रकार से देश की समस्या यह है कि सामाजिक पूंजी का ह्रास हो रहा है और उसका सबसे प्रमुख कारण है कि ये जो फर्जी न्यूज चैनल है, फर्जी राजनेता हैं, वो इस प्रकार से बयानबाजी देते हैं और यहाँ की जो जनता है वो कहीं न कहीं शिक्षित ज़्यादा नहीं है, जागरूकता का अभाव है और वो इस प्रकार से सामाजिक पूंजी का नुकसान हो रहा है। तो आज हम शब्दावलियों को समझे, अर्थव्यवस्था को समझे, अर्थशास्त्र को समझे, इससे संबंधित क्वेश्चन को हम समझे। आगे की क्लासेस में हम अर्थव्यवस्था की शाखाएं के बारे में चर्चा करेंगे, इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे और उसके आगे की क्लासेस में हम आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, दीप जीएस फाउंडेशन क्लासेस में आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए कि आपको आज का क्लासेस कैसा लगा, इसमें किस प्रकार से सुधार करना है, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, ये सारी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम दीप जीएस फाउंडेशन चैनल से आप जुड़ सकते हैं। सारी वहाँ पे जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।